हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी यानी कोर्स ए का यानी क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 6 यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता का हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इस कविता का सारांश यानी भावार्थ वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिए। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर होगा, देखिए, दंतुरित का अर्थ होता है बच्चों के पहली बार दांत निकलना। बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मनमोहक होती है। बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस मुस्कान के प्रभाव से बांस और बबूल जैसे कठोर प्रवृत्ति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास के शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। कवि को बच्चों की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो उसके मृत शरीर में प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर होगा, देखिए, बच्चों तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला है, बच्चे अबोध होते हैं। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। दूसरा है, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, तो वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। और बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं, उनके मुस्कुराने की खास वजह होती है। तीसरा है, बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर होगा, देखिए, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित है। पहला है, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है, मृतक में भी डाल देगा जान। दूसरा, देखिए, कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्पों से की है, जो तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे, छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तीसरा, देखिए, बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण पत्थर भी पिघल कर जल बन जाएगा, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। चौथा, देखिए, कवि बच्चों की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करता है, झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बस ये 4 ठो लिख देने से ही एनफ है और ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्तर होगा, देखिए, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूलों से की है। बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तन कर तालाब के स्थान पर उसकी झोपड़ी में खिलने लगे हैं। आशा यह है कि बच्चे की हंसी को देखकर मन में ममता और उल्लास उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़, शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। इसका भी भाव स्पष्ट करना है। उत्तर होगा, देखिए, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बांस तथा बबूल जैसे कांटेदार वृक्षों से भी फूल झरने लगते हैं। भावहीन और संवेदना शून्य व्यक्तियों में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार हो जाता है। उसी प्रकार बच्चों का स्पर्श पाकर कवि का नीरस मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रफुल्लित का अर्थ होता है आनंदित, यानी आनंद से भर उठता है कवि का हृदय। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर होगा, देखिए, मुस्कान तथा क्रोध मानव स्वभाव के 2 अलग अलग रूप है जो एक दूसरे से भिन्न है। इनके वातावरण भी प्रभावित होता है। इसमें पहला है मुस्कान, यानी निश्चल तथा प्रेम पूर्ण मुस्कान किसी के भी हृदय को मुग्ध कर सकती है। यह मन की प्रसन्नता का प्रतीक है।
मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती है। अब देखिए क्रोध का बात करेंगे। क्रोध व्यक्ति के मन में चल रहे असंतोष की भावना है। क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनावयुक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है देखिए, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर होगा देखिए, बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाया करता है, परंतु यहाँ माँ उंगलियों से मधुपर्क करा रही है, अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। अगला क्वेश्चन होगा देखिए, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा देखिए, कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के अपरिचित थे, इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा था। अपलक मतलब बिना पलक झलकाए। बच्चा कहीं देखते देखते थक न जाए ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेता है, और परंतु बच्चा उसे तिरछी नज़रों से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती है तो बच्चा मुस्कुरा देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे हैं। उसी मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुके कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया था। यहाँ तक था यह दंतुरित मुस्कान कविता का यानी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम लोग जो बात करेंगे वो फसल कविता का क्वेश्चन आंसर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कवि के उत्तर होगा देखिए, कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव के श्रम के मेल से बनी है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं बल्कि इसे साकार रूप प्रदान करने के लिए इन सभी का योगदान आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन होगा देखिए, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर होगा देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक बताया है। अगला क्वेश्चन है देखिए, फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते? उत्तर होगा देखिए, कवि के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना कभी सभी साधन व्यर्थ है। यदि किसान अपने परिश्रम में एवं बुद्धि के द्वारा उचित रूप से इनका उपयोग करेगा तब ये साधन सार्थक होंगे। अतः यह किसान के श्रम की गरिमा है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती है और उसकी महिमा बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन होगा देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणें का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका उत्तर होगा देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों ही प्रमुख रूप से आवश्यकता है। वातावरण के ये दोनों आवश्यक फसल वृद्धि के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रचना और अभिव्यक्ति। पहला क्वेश्चन है देखिए, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। इसी में क्वेश्चन होगा, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? देखिए सिर्फ आगे जो क्वेश्चन आएगा ये वाला क्वेश्चन बदलेगा, ये जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, ठीक है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे उसको लिखना है। उत्तर होगा देखिए, मिट्टी के गुणधर्म का आशय है मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व तथा उसकी विशेषता, उसके मेल से बनी एक मिट्टी का स्वरूप किसी अन्य मिट्टियों से भिन्न होता है। किसी भी फसल की उपज मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणाई धर्म कहा है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस तरह प्रभावित करती है? अगला क्वेश्चन है देखिए, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। उत्तर होगा देखिए, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? उत्तर होगा देखिए, मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे तो जीवन का स्वरूप विकृत हो जाएगा। अगर फसलों का उत्पाद नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाकर रहेगा? अतः मिट्टी का उपजाऊ होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है।
मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर होगा देखिए, मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मिट्टी के गुणधर्म को नष्ट होने से बचाए। हम स्वयं जागकर दूसरों में भी जागरूकता ला सकते हैं। मिट्टी के गुणधर्म को बचाए रखने के लिए हमें मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियाँ कम से कम इस्तेमाल करें। मिट्टी के गुणधर्म को बचाए रखने के लिए हमें मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए तथा पानी का सही उपयोग करना चाहिए। अगर आप लोग इस चैप्टर का यानी इस कविता का सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देख ले। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते तो क्लास 10 हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।